नमस्कार, मैं हूं सौरभ शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम रिपोर्ट इंडिया में। देश भर की तमाम अपराध जगत की खबरों को लेकर के हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं मुंबई से। मुंबई में अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली इस वक्त मुंबई के बांद्रा पुलिस थाने में अपना बयान दर्ज कराने पहुंची हैं। इन पर मुकदमा दर्ज किया गया था कि इन्होंने सोशल मीडिया पर तमाम ट्वीट्स के जरिए धार्मिक भावनाओं को आहत किया है और इससे सामाजिक द्वेष भी फैल सकता है। बांद्रा कोर्ट के आदेश के बाद इन पर देशद्रोह की भी धारा के तहत इन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। हमारे साथ इस वक्त हमारे मुंबई से सहयोगी सुनील सिंह जुड़ रहे हैं, जो कि इस वक्त खुद बांद्रा पुलिस थाने में है। सुनील, ये शायद तीसरी बार बुलाने पर आज कंगना रनौत पहुंची हैं, पहले 2 बार समन पर नहीं पहुंची थी। क्या कुछ पूछताछ चल रही है? क्या सवाल है मुंबई पुलिस के कंगना रनौत से? देखिए, कंगना रनौत के खिलाफ इस बांद्रा पुलिस थाने में मजिस्ट्रेट के आदेश पे अक्टूबर महीने में मामला दर्ज हुआ, जिसमें कि धार्मिक भावना भड़काने, सामाजिक तनाव और राजद्रोह का आरोप लगाया गया था। उसके बाद इन्हें 3 बार समन किया गया, लेकिन ये यहाँ पर आई नहीं। उन्होंने 15 नवंबर तक आने में असमर्थता जताई थी, क्योंकि उनके भाई की शादी की ये वजह उन्होंने बताई। लेकिन इस बीच वो बॉम्बे हाईकोर्ट चली गई और बॉम्बे हाईकोर्ट में जाकर उन्होंने मामला खारिज करने की अर्जी दी, और ये कहते हुए कि चूंकि वो बयान दे रही हैं, देश में बात करें, इसलिए उनके खिलाफ सताया जा रहा है और जानबूझ के मामले बनाए जा रहे हैं। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामला तो खारिज नहीं किया, लेकिन इन्हें एक तरह से गिरफ्तारी पर एक तरह से इन्हें अंतरिम राहत दे दी और ये कहा कि वो 8 जनवरी को दोपहर 12 बजे से 2 के बीच में जाकर बांद्रा पुलिस थाने में बयान दर्ज कराएं। लिहाजा आज वो यहाँ पर आई हैं, लेकिन अभी भी वो 1 घंटा लेट आई हैं। और उस दौरान ये भी कहा गया था कि वो इस तरह का कोई भी सोशल मीडिया पर बयान नहीं देगी, लेकिन उसके बावजूद वो बयान देकर इस केस के संदर्भ में आई है। उनका कहना है कि वो चूंकि देश हित की आवाज़ उठा रही है, इसलिए उन्हें सताया जा रहा है और उन्हें हाजिरी देने के लिए कहा गया है, लेकिन पता नहीं कि किस तरह की हाजिरी देनी है। यानी आज की हाजिरी पर भी उन्होंने सवाल उठाया है। बहरहाल वो यहाँ पर पहुँची हैं, उनकी बहन रंगोली भी यहाँ पर साथ में हैं, तो वकील जो है रिजवान वो भी यहाँ पर आए हैं। तो बहुत मुमकिन है कि शायद वो लिखित अपना बयान, सफाई जिस तरह का उनके ऊपर आरोप लगा है, यहाँ पर लेकर आई हों, जो वो दे सकती हैं। क्योंकि सुनवाई पूछताछ उनसे 2 बजे तक ही होनी है, तो पूछताछ यहाँ पर शुरू है, बयान दर्ज हुआ जा रहा है। जो मामला दर्ज हुआ है उसी संदर्भ में उनसे सवाल किए जा रहे हैं कि उन्होंने जो बयान दिया उसका आशय क्या है। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत के बाद कंगना लगातार बयानबाजी कर रही थी और नेपोटिज्म बॉलीवुड में और साथ ही फेवरेटिज्म का आरोप लगा रही थी। उसी संदर्भ में कुछ ऐसे लोगों को उन्होंने निशाने पर ले रखा था जो एक विशिष्ट धर्म या समाज से आते हैं, जिसको लेकर मामला ये बना। और एक जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं उन्होंने बांद्रा कोर्ट में शिकायत की, जिसके बाद ये मामला उनके खिलाफ दर्ज किया गया। जी सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सुनील बता रहे थे कि किस तरीके से कंगना रनौत अब पुलिस कोर्ट के आदेश के बाद अपना बयान दर्ज कराने पहुंची हैं। अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर, जिसने पूरे देश को 2 दिन पहले शर्मसार किया। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में एक महिला के साथ गैंगरेप किया गया और उसके बाद बड़ी बर्बरता के साथ उनकी हत्या कर दी गई। इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी था पुजारी, उसको कल देर रात गांव वालों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। और ये जो पुजारी था वो अपने ही एक चेले के यहाँ छुपा बैठा हुआ था। उसके चेले को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी पुजारी है, इस पर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। रविवार को महिला पूजा के लिए मंदिर गई थी, जिसके बाद वहीं पुजारी ने अपने 2 चेलों के साथ उसका बलात्कार किया और देर रात उसका जो शव, उसका मृत शरीर वहां पर छोड़ के भाग गए थे। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी कमाल खान जुड़ गए हैं लखनऊ से। कमाल खान जुड़ेंगे, उससे पहले सुनते हैं किस तरीके से इनकी गिरफ्तारी की गई और पुलिस क्या बता रही है इस पूरे मामले पर। IPC 376D और 302 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें 3 नामजद अभियुक्त थे, जिनमें से 2 की गिरफ्तारी पूर्व में ही कर ली गई थी। तीसरा जो अभियुक्त फरार था, जिस पर 50,000 का इनाम था, उसे भी ग्राम रेवली के निकट पकड़ लिया गया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इंटरोगेशन कर रही है और जो भी तथ्य और सबूत एविडेंस सामने आएंगे उनके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। किसी के प्रभाव में महिला को समय असमय नहीं पहुंचना चाहिए। सोचती हूँ कि अगर संध्या के समय में वो महिला नहीं चली गई होती या परिवार का कोई बच्चा साथ में होता तो शायद ऐसी घटना नहीं घटती। लेकिन ये सुनियोजित था, क्योंकि उसको फ़ोन करके बुलाया गया, वो वहाँ गई,
फिर वहाँ से ऐसी स्थिति में लौट के आई। तो आप सुन रहे थे, ये चंद्रमुखी हैं, महिला आयोग की सदस्य हैं और किस तरीके से इन्होंने विवादित बयान दिया है। इन्होंने कहा है कि महिला अगर रात में वहां पर पूजा के लिए नहीं जाती तो ये घटना ही नहीं घटती। सोचिए, महिला आयोग से तमाम महिलाओं को ये उम्मीद होती है कि कुछ ढंग की बात करेंगे, कुछ इंसाफ की बात करेंगे, और जब वो यही बात कर रही है महिला आयोग, तो वाकई में क्या उम्मीद की जाए समाज से। हमारे साथ बात करने के लिए हमारे सहयोगी कमाल खान है लखनऊ से। कमाल, इस पूरे मामले पर काफ़ी जो है दबाव था पुलिस के ऊपर, काफ़ी चाहे विपक्ष हो चाहे वो ऊपर से प्रशासन हो, दबाव की जल्दी इस मुख्य आरोपी को पकड़ा जाए, लेकिन फिर भी पुलिस नहीं पकड़ पाई। गांव वालों ने ही पकड़ के पुलिस के सुपुर्द किया और उसमें भी पुलिस वाला उनको मोटरसाइकिल पर बैठा करके ले जा रहा है जो मुख्य आरोपी है। इस पर क्या कुछ सामने निकल करके आ रहा है? नहीं, ऐसा है कि ये गांव में अपने किसी भक्त के यहाँ छुपा हुआ था और गांव के कुछ लोग बाहर टहल रहे थे। उनमें कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि पुलिस ने कहा था आप चौकन्ने रहिए, इसलिए हम टहल रहे थे। तो उसमें एक लड़के का कहना है कि कुत्तों के भूंकने की आवाज आई, वो बहुत ज्यादा कुत्ते भूंक रहे थे, तो हमें लगा कि क्या आ गया है, कहीं कोई चोर वगैरह तो नहीं है। तो हम लोग उस तरफ बढ़े, हमने देखा कि कोई आ रहा है, एक परछाई किसी का साया नजर आया। तो उनके पास टॉर्च थी, टॉर्च की रोशनी जब उसके ऊपर मारी तो उन्होंने देखा कि ये वही मंदिर का पुजारी है। तो उन्होंने उसको दौड़ाया, वो भागा और अंधेरे में गड्ढे में गिर गया। और ये दो लड़के जो दौड़ा रहे थे ये भी उसके ऊपर गड्ढे में उसके ऊपर गिर गए। फिर उसको पकड़ना चाहते थे लेकिन वो गड्ढे से निकल के फिर एक गेहूं के खेत में भागा। और जब ये लोग दौड़ाने लगे तो उसको कोई पत्थर डंडा मारने के लिए नहीं मिला, तो वो मिट्टी उठा के इनके ऊपर फेंकने लगा। लेकिन चूंकि ये दो लोग थे, इन्होंने उसको दबोच लिया और उसके बाद गांव में ले आए। गांव के प्रधान ने पुलिस को खबर की, तो वहां पे जो दो बाइक वाले शायद ड्यूटी पे रहे होंगे वो वहां पे आए और वो अपनी बाइक के बीच में बिठा करके उसको लेकर के थाने गए हैं। जी जी, तो ये जो वीडियो वायरल हो रहा है कमाल, तो सबसे एक आखिरी सवाल आपसे, क्या इस पर क्या कुछ पुलिस वालों पर भी इस पूरे मामले पे कार्रवाई की गई? क्योंकि जो परिजन है और उनका आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस वाले समय पर मौके पर नहीं पहुंचे थे जब उनको सूचना दी गई। नहीं, एक पुलिस का जो वहां का इंचार्ज था, थाना इंचार्ज, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। और वहां के आईजी जो राजेश पांडे हैं, उनका कहना है कि सस्पेंड करने के बाद उसके खिलाफ एफआईआर करा के उसके ऊपर मुकदमा किया गया है और सस्पेंशन के बाद भी विभागीय जांच और विभागीय कार्रवाई उसके ऊपर की जाएगी। जी जी जी, कमाल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अब रुख करते हैं लखनऊ का। लखनऊ में एक एमएलए की हत्या में मुख्य गवाह को सरेआम गोलियों से भून दिया जाता है और पुलिस का कहना है कि जो हत्या कराई गई है गवाह की, वो खुद उनके कातिलों ने कराई है, जो कि इस वक्त आजमगढ़ जेल में बंद हैं। इस पूरे मामले में 1 मिनट में 30 गोलियां मारी गई इस गवाह को। हमले में गवाह अजीत सिंह मारे गए, उनके साथी और एक डिलीवरी बॉय भी घायल हो गए। हम जिस जगह पे खड़े हैं यही वो जगह है जहां पे अजीत सिंह की हत्या हुई है। सड़क के ऊपर पुलिस ने एक सर्किल बनाया था, लेकिन चूंकि लखनऊ की बहुत बिजी सड़क है ये, इतने लोग यहाँ तब से गुजर चुके हैं कि यह मिट गया है। अजीत सिंह जो हैं अपने साथी मोहर सिंह के साथ यहाँ पे एक उदय टावर है, किसी काम से यहाँ पे आए हुए थे। हत्यारों को ये पता था कि वो बुलेट प्रूफ गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो उनका गाड़ी से उतरने का इंतज़ार कर रहे थे। वो जैसे ही यहाँ गाड़ी से उतरे हैं, 3 लोगों ने उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायर किए। 1 मिनट के अंदर 30 राउंड फायर किए, जिससे ये समझा जा सकता है कि हर 2 सेकंड पे एक गोली चलाई गई। मोहर सिंह घायल हो गए हैं यहाँ पे और अजीत सिंह की मौत हो गई। रात करीब 8 बजे ताबड़तोड़ 30 राउंड फायर हुए, जिसमें अजीत सिंह मारे गए और उनका साथी मोहर सिंह घायल हो गया। घायल तो स्विगी का एक गरीब डिलीवरी बॉय भी हुआ। भीड़ भाड़ वाली जगह इतनी गोलियां चलने से अफरा तफरी मच गई। सीसीटीवी फुटेज में लोग जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आ रहे हैं। जो जिनका नाम आ रहा है शूटर के रूप में, मारने के रूप में, वो भी इनके कभी साथी हुआ करते थे। तो ये लोग अपराध के जराइम की दुनिया के लोग हैं, जो कभी साथी रहे, कभी अलग हो गए, कभी दुश्मन बन गए, इस तरह का मामला। घटना की वजह 2013 में आजमगढ़ में एमएलए सर्वेश सिंह की हत्या है।
उनकी हत्या से आजमगढ़ में हिंसा भड़क उठी थी। उनकी हत्या के आरोप में अखंड प्रताप सिंह और कुंटू सिंह आजमगढ़ जेल में बंद हैं। मारे गए अजीत सिंह उस हत्या में गवाह थे। पुलिस का कहना है कि इन दोनों ने ही जेल से अजीत सिंह की हत्या कराई है। इस घटना में शामिल सारे लोग हिस्ट्री शीटर हैं। हत्या के आरोपी कुंटू सिंह पे 60 केस, दूसरे आरोपी अखंड प्रताप सिंह पे 36 केस, मारे गए अजीत सिंह पे 19 केस और घायल मोहर सिंह पे 12 केस हैं। जो मृतक हैं वो एक हत्या के मामले में प्रमुख गवाह थे। बताया जा रहा है उस गवाही से रोकने के लिए इनकी हत्या की गई है, कराई गई है। जिनको षड्यंत्रकारी लिखा गया है वो हत्या के अभियुक्त थे जो कि आज जेल में हैं। उनके ही जो लोग हैं साथी, उनको शूटर बताया गया है। इससे नाराज सरकार ने आज आजमगढ़ में आरोपी कुंटू सिंह के घर पे बुलडोजर चला दिया। इसके लिए इलाके में बड़े पैमाने पे फोर्स तैनात की गई। एमएलए सर्वेश सिंह हत्याकांड के गवाह एमएलए के भाई संतोष सिंह भी हैं। उन्हें आज सिक्योरिटी दी गई। उन्हें मेरे द्वारा गनर दिया गया है और सुरक्षा दी गई है पूरी परिवार को। और किसी सुरक्षा की आवश्यकता होगी और किसी और कनेक्टेड आदमी को सुरक्षा की व्यवस्था होगी तो उसकी पूरी व्यवस्था की जाएगी। यह तो बड़ी बात है ही कि प्रदेश की राजधानी में सरेआम अपराधी इस जगह पे 1 मिनट में 30 गोलियां चला करके फरार हो गए। लेकिन यह भी बड़ी बात है कि उसके आरोपी आजमगढ़ की जेल से अपना साम्राज्य चला रहे हैं। सारे अपराधियों की जेल शिफ्ट हो गई लेकिन वो अभी तक वहीं बने हुए हैं। आजमगढ़ में रवि प्रकाश और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई है और इसी जहरीली शराब को पीने से 16 लोग बीमार हैं जिनकी इस वक्त अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। मामला सामने आने के बाद इलाके के एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में जीतगढ़ी गांव के थाना प्रभारी दीक्षित कुमार त्यागी, हल्का प्रभारी और चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि शराब और आबकारी विभाग की सांठगांठ से जहरीली शराब बेची जा रही थी। घटना के बाद से शराब माफिया कुलदीप फरार हैं। देखिए, 4 लोगों की मौत पहले हुई थी, एक की बाद में हुई है। पोस्टमार्टम किया जा रहा है, उससे पता लगेगा कि एग्जैक्ट रीजन ऑफ डेथ क्या है। ये सही बात है कि 1 लोगों के घर से आधी पी हुई एक शराब की बोतल मिली है जिसका मिस इंडिया ब्रांच है। अभी आबकारी विभाग की टीम ऑलरेडी उधर जितने आउटलेट हैं उस पर स्कैनिंग कर रही है, रेड मार रही है। सिवनी में पुलिस पर ही घोटाले का आरोप है और वो भी करोड़ों के घोटाले का आरोप है। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस जो थी वो खुद ही 4 पुलिस वाले और अधिकारी जो सरकारी गाड़ियां हैं पुलिस के पास जो कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए उनको दी गई हैं उसमें माइलोमीटर लगाते थे और उनकी रीडिंग बढ़ा देते थे और जो पेट्रोल और डीजल बचता था उसे बेच करके ये पैसा आपस में बांट लेते थे। और ये मामला भी कैसे खुला, इसकी कहानी भी बड़ी अजब है कि पैसों के लेन देन को लेकर के इन पुलिस वालों में आपस में लड़ाई हो गई और जिसको पैसा नहीं मिला था उसी ने वीडियो बनाया। जब वो मीटर में वो चिप लगाई जा रही थी उस वीडियो को वायरल कर दिया, जिसके बाद जो प्रशासन है वो चौंका और पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कहां राजधानी में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। ब्रेक के बाद क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। दिल्ली के छतरपुर इलाके में कल देर रात दिल्ली पुलिस और मेवात से आए बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस पूरी मुठभेड़ में 8 राउंड फायरिंग की खबर है। 5 राउंड फायरिंग बदमाशों ने की जबकि 3 राउंड फायरिंग पुलिस ने की। फायरिंग में एक गोली इरशाद नाम के बदमाश के पैर में लगी है जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक बदमाशों की एक गोली इंस्पेक्टर आदित्य सिंह की बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी लेकिन वो बच गए। इरशाद के खिलाफ दिल्ली के तिमारपुर के अलावा कई और जगहों पर केस दर्ज हैं। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया है। इसमें बताया जा रहा है कि 35 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 60 कारतूस शामिल हैं। मध्य प्रदेश के अवैध हथियारों की ये खेप दिल्ली एनसीआर के गैंगस्टर को देने के लिए लाई गई थी। इस मामले में एक सप्लायर आशीष को गिरफ्तार किया गया है। अवैध हथियारों की ये खेप
कार के दरवाजे में छुपाकर दिल्ली लाई गई थी। बिहार के मुजफ्फरपुर इलाके में बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने एक मोबाइल की दुकान चलाने वाले व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी है। मोबाइल दुकानदार अभिषेक अग्रवाल जब दुकान बंद कर घर लौट रहा था तभी वारदात को अंजाम दिया गया। ये घटना स्थानीय थाना से थोड़ी ही दूर पर हुई। अपराधियों ने पहले बाइक चला रहे अभिषेक के भाई की आंख में मिर्च पाउडर डाल दिया और फिर पीछे बैठे अभिषेक के सिर में गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अभी तक के जो फैक्ट सामने आए हैं वो ये हैं कि 3 बाइक सवारों ने एक व्यक्ति को गोली मारी है, चलती बाइक में गोली मारी गई, जो सीसीटीवी कैमरे से नजर आ रहा है। इस मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है और आगे हम लोग बाकी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अब रुख करते हैं देश की दूसरी अपराध जगत की खबरों से। चेन्नई एयरपोर्ट पर गुरुवार को कस्टम विभाग ने 35.72 किलोग्राम का सोना जब्त किया, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दुबई से चेन्नई लौटी यात्री के पास से सोने को जब्त किया गया। इस मामले में एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे जालसाज को गिरफ्तार किया है जो खुद को बड़ा सरकारी अधिकारी बताकर मदद के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठता था। 44 साल का देवेंद्र कुमार मिश्रा खुद को कभी स्वास्थ्य मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी तो कभी एम्स में असिस्टेंट प्रोफेसर बताता था। क्राइम ब्रांच के एडिशनल सीपी शिवेश सिंह के मुताबिक उनकी टीम को ठगी की कई शिकायतें मिली थीं, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से स्वास्थ्य मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी और एम्स के असिस्टेंट प्रोफेसर के फर्जी पहचान पत्र भी मिले हैं। क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ।